28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान प्रांत का हिस्सा है, एक सिख दंपति सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के परिवार में एक बालक जन्म लेता है, जो आगे भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। ये एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ब्रिटिश हुकूमत के उस दौर में चारों तरफ देश प्रेम का वातावरण पनप रहा था और ब्रिटिश हुकूमत अपनी दमनकारी नीतियों से जनता में अत्याचार के सितम ढा रही थी। भगत सिंह का जीवन ऐसे माहौल में काफ़ी प्रभावित रहा। हर कोई चाहता है आराम और सुकून की ज़िंदगी, परंतु जब परिस्थितियां और हालात विपरीत हों तो देश प्रेम के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ना लाजमी है। हर कोई क्रांति चाहता है, परंतु अपने घर से हो ये कोई नहीं चाहता। भगत सिंह जैसे नौजवान तो हर कोई चाहता है, परंतु अपने घर से ही भगत सिंह पैदा हो ये कोई नहीं चाहता, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। 13 अप्रैल 1919 भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई, जिसमें रॉलेट एक्ट के विरोध में चर्चा हेतु सभा हो रही थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का वफादार और जनमानुस का विरोधी और निहायती क्रूर और हत्यारा जनरल डॉयर नाम का एक अंग्रेज अफसर बिना किसी बात के उस भीड़ को अपना निशाना बनाता है और अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिसमें व्यर्थ ही हजारों की मात्रा में बच्चे, नौजवान और लोग मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, उन गोलियों से बचने के लिए भागते और छुपते लोगों को चुन चुन कर उस हत्यारे ने गोलियां चलवाकर एक भीषण नरसंहार को अंजाम दिया, जो कि मानव इतिहास की बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना थी। भगत सिंह इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और इस समय वो मात्र 12 वर्ष के थे और इस घटना को सुनकर वह अपने स्कूल से 12 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। इस घटना ने एक गहरी छाप उनके मन में छोड़ी और उनके सोचने का नज़रिया बदल दिया। अपने अंदर के जोश और क्रोध को उन्होंने देश सेवा के लिए लगा दिया और भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। परंतु अभी भी कुछ ऐसा था जो कि उन्हें रोक रहा था। आए दिन राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को दी जाने वाली फांसियों से भगत सिंह के मन में साम्राज्यवाद के खात्मे की ज्वाला तेजी से भड़कने लगी थी और वह क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और एक नई पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। उस समय गांधी जी का काफ़ी प्रभाव था और आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी हमेशा शांति और अहिंसा से आज़ादी पाना चाहते थे, जो कि आज़ादी के आंदोलन को कई गुना पीछे धकेल रहा था। क्योंकि अगर किसी लकड़ी को बार बार जलाकर बुझा दिया जाए तो वह लकड़ी एक समय के बाद आग पकड़ने में बहुत समय लेती है और कुछ ऐसा ही आंदोलन में भी हो रहा था। बार बार अहिंसा रूपी आंदोलनों से जनता अपने पूर्ण आक्रोश को बाहर नहीं ला पा रही थी, जिनसे आंदोलन धीमा हो चला था। अतः भगत सिंह ने देश की आज़ादी में मर मिटने वाले नौजवानों की एक फ़ौज तैयार की और जुलूसों में भाग लेना शुरू किया। कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बनकर धीरे धीरे भगत सिंह जनता में, खास तौर पर नौजवानों में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए और देश भर के नौजवान उनके इस सफ़र में उनके साथ जुड़ने लगे। उनका देश के नौजवानों को संदेश था, युवावस्था मानव जीवन का सावंत काल है, जिसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है। हजारों बोतल का नशा छा जाता है। मदांध मातंग की तरह निरंकुश, वर्षाकालीन शोष भद्र की तरह दुर्दश, प्रत्यकालीन प्रबल प्रभंजन की तरह प्रचंड, ज्वालामुखी की तरह उच्छृंखल और भैरवी संगीत की तरह मधुर युवावस्था है। जैसे क्रांतिकारी की जेब में बम गोला, षड्यंत्री की सर्टी में भरा भराया तमंचा, रणरसिक वीर के हाथ में खड़ग, वैसे ही मनुष्य की देह में युवावस्था है। युवावस्था देखने में तो सस्य श्यामला वसुंधरा से भी सुंदर है, परंतु अंदर भूकंप की सी भयंकरता भरी हुई है। इसलिए युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो रास्ते, वह उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ सकता है, वह गिर सकता है अंधपात के अंधेरे खंदक में। चाहे तो त्यागी हो सकता है युवक, चाहे तो विलासी बन सकता है, वह देवता बन सकता है तो पिशाच भी। वही संसार को त्रस्त कर सकता है, वही संसार को अभयदान दे सकता है। युवक ही रणचंडी के ललाट की रेखा है, युवक ही स्वदेश की विजय वैजयंती का सुदृढ़ दंड है। अगर किसी आत्मत्यागी वीर की चाह हो तो युगों से मांगो,
अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के तुम्हें कौन देगा। अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना पड़ेगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही तो हैं। आज के युवक कल के देश के भाग्य विधाता हैं। ऐ भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, आँख खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। कापुरुषता के क्रोध में क्यों सोता है। माया मोह ममता का त्याग कर, गरज उठ, तेरी माता आज फूट फूट कर रो रही है। क्या उसकी विकलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती। धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पितर भी नतमस्तक हैं तुझ नपुंसक पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख। सबके उद्धार का बीज उठा, उनके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध सबका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह एक सुलझे हुए विचारों से युक्त व्यक्ति थे। वो वैज्ञानिकता और क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा देते थे। भारतीय समाज की ऐतिहासिक ज़रूरत को समझते हुए उनके भविष्यत आदर्श के बारे में उन्होंने बार बार स्पष्ट कहा, क्रांति जो जनता के लिए हो और इसे जनता ही पूरी करे। और इस सदी में क्रांति का एक ही मतलब हो सकता है, जनता के लिए, जनता द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने का भारत के पास एकमात्र हथियार है श्रमिक क्रांति, और कोई चीज़ इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। जिन नवयुवकों को देश और जनता के भविष्य के लिए काम करना है, उन्हें तैयार करने के लिए उन्हें अनेक गुणों और सिद्धांतों से परिचित कराना आवश्यक है। बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि भगत सिंह कार्ल मार्क्स के वामपंथी विचारधारा को मानते थे और समाजवाद के पोषक भी, परंतु आज के दौर में उनके विरोधी उनकी विचारधारा को अपना बताकर युवाओं को भगत सिंह के नाम पर बरगलाते आए हैं और उनका नाम मात्र जन समर्थक और चुनावी वोटों के लिए उपयोग होता आया है। उस दौर में कांग्रेस भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिलवा पाई और ना ही आज के दौर में अन्य पार्टियां, बल्कि उनके नाम का उपयोग युवाओं को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए होता रहा है। भगत सिंह को पूंजीपतियों की मजदूरों के प्रति शोषणकारी नीतियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह इसका जोर शोर से विरोध करते थे। इस बात को सुनिश्चित करना कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और अपनी आवाज़ इन बहरी गूंगी तानाशाही सरकारों हुकूमतों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका और ऐसी जगह फेंका जहां कोई मौजूद न था, ताकि किसी को चोट ना आए। भगत सिंह चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, परंतु गिरफ्तारी का मन बनाकर आए थे, चाहे अंजाम कुछ भी होता। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के साथ पर्चे हवा में उछाल दी। अपने जेल के दिनों में भगत सिंह ने अपने अध्ययन में काफ़ी जोर दिया। इस दौरान वो विभिन्न लेखों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। अपने लेखों में उन्होंने पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया। इसका कारण उन्होंने बताया कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों न हो, वो उनका शत्रु है। भगत सिंह नास्तिक थे और इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ में किया है। भगत सिंह जानते थे कि उनकी शहादत से क्रांति की लहर तेज हो जाएगी और जनता का आंदोलन उग्र और तेज हो जाएगा, और ऐसा शायद ही उनके जिंदा रहने से हो। इसी कारण मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद भी माफ़ीनामा लिखने से साफ मना कर दिया और अंग्रेज़ सरकार को एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ भारतीयों के युद्ध का प्रतीक एक युद्धबंदी समझा जाए और फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। अपने भाई कुलतार को लिखे पत्र में फांसी से पहले उन्होंने लिखा, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज ए जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करें। चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात के समय जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर जो उन्होंने कसम खाई थी, वो उन्होंने देश पर कुर्बान होकर पूरी कर दी। भगत सिंह कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान
और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं और जो विचार कम और अनुभव ज़्यादा करते हैं। आज के युवा जो कि पोर्नोग्राफी, तनाव, चिंता, गलत संगति, भटकाव, धार्मिक विवादों और दंगों में शामिल हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश का उद्धार करेंगे और भविष्य के भगत सिंह बनेंगे? 23 साल की उम्र में जहां एक युवक अपनी जवानी शुरू करता है, जिसे अपनी ही सुध-बुध नहीं होती कि वो किस ओर जा रहा है, ऐसे में भगत सिंह ने उस ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर ली जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके शासन में सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उनकी जड़ें हिलाकर रख दी। फांसी पर जाने से पहले जब उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। जब जेल के अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त नज़दीक आ गया है तो उन्होंने कहा, जरा ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लें। और ठीक 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले, ठीक है, अब चलो। और फांसी पर जाते समय भगत सिंह अपने दोनों साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। 23 मार्च 1931 को शाम ठीक 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। उनके शव कुछ देर हवा में लटके रहे और जब प्राण निकल गए तो उन्हें डॉक्टर के शिनाख्त पर नीचे उतारा गया। और फांसी के बाद कहीं आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेज़ों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए और फिर इन्हें बोरों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाने लगे। परंतु आग जलते देखकर गांव के लोग दौड़ पड़े और इसके डर से अंग्रेज इनकी अधजली लाश के टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंककर भाग गए और इस तरह भगत सिंह की लाश को भी वह सम्मान नहीं मिल सका। जीते जी वो जो नहीं कर पाए, उनकी मौत ने वह कर दिया। परंतु अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई आज़ादी को भगत सिंह ने आज़ादी नहीं कहा। उन्होंने कहा, शर्तों पर दी गई आज़ादी कभी आज़ादी नहीं होती, बल्कि उनके ही हुकूमत का अगला अध्याय है। इस प्रकार भगत सिंह सदा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने भगत सिंह के जीवन से क्या सीखा। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।